और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दुर्गेश जुड़ गए हैं। दुर्गेश, तो आज जिस तरह से चारों सीटों पर मतगणना होनी है, कब तक ये मतगणना शुरू होगी और किस तरह से उम्मीदवार लगाए बैठे हैं? बिल्कुल, देखिए आज मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे उसका परिणाम आना है। साफ है कि ये साल 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इन उपचुनावों में जिस तरीके से सरकार ने और कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकी है, उससे साफ जाहिर है कि ये केवल चुनाव नहीं रह गए हैं, ये उपचुनाव ये प्रतिष्ठा का चुनाव हो चुके हैं। तो तीन विधानसभा सीटों की बात करें या एक खंडवा लोकसभा सीटों की बात करें, चारों में जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी प्रचार प्रसार में ताकत झोंकी है, वो वाकई ये बात दर्शाती थी कि कहीं ना कहीं ये 2023 की तैयारी है। क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद जो मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर चली और जितनी राजनीतिक उठापटक हमने देखी, वो शायद ही मध्य प्रदेश के इतिहास में इसके पहले कभी हुआ होगा। इतनी गजब राजनीति होने के बाद फिर उपचुनाव हुए और उसमें भी फिर दमोह उपचुनाव हुआ, जिसमें सरकार बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उससे कहीं ना कहीं सबक लेते हुए ये जो तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, ये कहीं ना कहीं दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल है। यदि मैं उदाहरण की तरह रैगांव विधानसभा सीट की ही बात कर लूं, तो देखिए रैगांव विधानसभा जो है वो बीजेपी का गढ़ मानी गई है। लगभग 1993 के बाद से वहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला था और लगातार जुगल किशोर बागरी जो है वहां से विधायक बनकर आते हुए थे। केवल 2013 एकमात्र ऐसा विधानसभा चुनाव था जब बीएसपी की प्रत्याशी ने वहां से जीत हासिल की थी, लेकिन 2018 में फिर वहां पर इतिहास दोहराया गया और जुगल किशोर बागरी वहां पर विधायक बन गए थे बीजेपी से, लेकिन फिर उनका निधन हो गया और उसके बाद ये सीट खाली हुई। जब सीट खाली हुई तो वहां पर उम्मीद ये जागी कि शायद जुगल किशोर बागरी के परिवार से ही किसी को बीजेपी टिकट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रतिमा बागरी को वहां पर लाया गया प्रत्याशी के तौर पर और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में अंदरूनी कलह बढ़ी और वो कई बार मंच से या फिर मैदान में नजर भी आई। वहीं केवल बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी नहीं है जिसके अंदर अंतर्कलह थी, कांग्रेस में भी ये बात नजर आई। कांग्रेस में भी केवल चुनाव प्रचार की जो कमान थी वो केवल कमलनाथ के हाथ में थी। वही एकमात्र ऐसा बड़ा चेहरा रहे पूरे उपचुनाव में जिन्होंने लगातार सभाएं की, लगातार लोगों को संबोधित किया और कांग्रेस की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बाकी नेता मैदान में उतने नजर नहीं आए। तो जो परेशानी बीजेपी के अंदर थी उससे कहीं ज्यादा परेशानी कांग्रेस के अंदर भी नजर आई। तो दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए ये बेहद मुश्किलों भरा चुनाव था और उसके बाद जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत भी सामने आए हैं वो भी संतोषजनक नहीं है, चाहे वो निर्वाचन आयोग की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो पार्टियों की दृष्टि से देखा जाए। क्योंकि ये उम्मीद थी कि कोविड काल के बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो पूरे प्रोटोकॉल के तहत होने थे, तो वो हुए भी। चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से किसी तरह की खामी हमें नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी लोगों में जितना उत्साह नजर आना था वो उत्साह उतना नजर नहीं आया। चाहे वो रैगांव विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, जोवट की बात कर लें, पृथ्वीपुर की बात कर लें या फिर खंडवा लोकसभा सीट की बात कर लें, ये मतदान प्रतिशत जितना अधिक होना चाहिए था उतना अधिक हुआ नहीं है। तो ये दोनों ही पार्टी अपनी तरफ से आकलन कर रही हैं कि ये जो वोटिंग प्रतिशत आया है ये किसके पक्ष में ज्यादा आया है। तो आज जब परिणाम होने हैं तो देखिए सतना में वोटिंग होनी है, रैगांव विधानसभा क्षेत्र की, बाकी तमाम मुख्यालयों में वोटिंग होनी है। तो आज देखना होगा कि इस तरीके से वोटिंग शुरू होती है। 8 बजे से लगभग वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम की वोटिंग काउंटिंग शुरू होगी और लगभग 12 से 1 बजे तक बहुत सारी कहानी क्लियर हो जाएगी तीनों विधानसभा और लोकसभा सीट पर के किसकी कदम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि 12 से 1 बजे तक ही ईवीएम की जिस तरीके से स्पीड होती है वो उसमें कहीं कोई समस्या ना आए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके बाद ही डेट लतीफी होती है। अन्यथा 12 से 2 बजे तक ये क्लियर हो जाता है कि कौन जीत रहा है। तो काफी किस करवट पर ये चुनाव गया है। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। शुभम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ स्वप्निल जुड़े हुए हैं खंडवा से। स्वप्निल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से खंडवा लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की तैयारी यहाँ पर मतगणना को लेकर की गई है और कितना इंतजार यहाँ पर इस वक्त जो उम्मीदवार हैं उनको है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा था कि इस बार मुद्दे भी ऐसे हैं कि अब बीजेपी को काफी मेहनत करनी पड़ी चुनाव प्रचार के लिए, इसके साथ साथ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जी हाँ, मतगणना जो है 8 बजे से प्रारंभ होगी और पूरी तैयारी की जा चुकी है
और सभी अधिकारी तैनात हो गए हैं। पहले डाक मतपत्रों की मतगणना होगी, उसके बाद फिर जो है राउंड शुरू होंगे। हम अगर खंडवा की लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 19,59,436 मतदाता हैं और लगभग 63% मतदान यहाँ पर हुआ है, जो कि पिछले जो आम चुनाव थे उससे काफी लगभग जो है 12% कम रहा है। पिछली बार लगभग 72 से 75% मतदान हुआ था। और जिसमें पुरुषों की अगर संख्या की बात करें तो 10,04,509 है और महिलाओं की बात करें तो 9,54,854 मतदाता हैं। तो इसी तरीके से जो है मतगणना प्रारंभ होगी और अब देखना होगा कि ये सीट किस पार्टी की झोली में जाती है। जी बिल्कुल। शुभम भी हमारे साथ बने हुए। शुभम, तो काफी इंतजार था क्योंकि 4 सीटें हैं ये और आज मतगणना होनी है। ऐसे में कितनी बेचैनी दोनों पार्टियों के बीच दिख रही है? देखिए, बिल्कुल आज जो है खत्म होगा चुनावी पार्टियों का। और अगर हम दोनों ही पार्टियों की बात करें, फिर चाहे कांग्रेस या बीजेपी हो, दोनों ने ही अपना पूरा दमखम दिखाया है, पूरा जोर इस बार के उपचुनाव में लगाया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि उपचुनाव में इस तरह की सभाएं या इस तरह की भीड़ जुटाना, इस तरह की ताबड़तोड़ रैली करना, इस तरह के लगातार मंत्रियों का चुनावी क्षेत्रों में रहना कम ही देखने को मिलता है। मगर ऐसा लग रहा था कि वाकई में मध्य प्रदेश में आम चुनाव आ गया हो और इसीलिए हम इसे सत्ता का सेमीफाइनल कह रहे हैं। दरअसल इन 4 सीटों की बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुल 39 से ज्यादा बिल्कुल। और जिस तरह से बेसब्री से इंतजार था, आज वो पूरा होने वाला है और काफी स्थिति साफ हो जाएगी 8 बजे से। जिस तरह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, पहले डाक पत्रों की काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी और बहुत तस्वीरें साफ होती चली जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे, इस बार जो मुख्य मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा है और कहीं ना कहीं ये नाक का सवाल बन चुका है और साख का सवाल बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि उपचुनाव नहीं, मुख्य चुनाव ही है। बिल्कुल। देखिए, शुभम जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसा कि वो कह रहे थे कि तकरीबन 39 से ज्यादा सभाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हैं। तो ये जो सभाएं लगातार की गई हैं, इसका मकसद सीधा सीधा ये था कि हमें किसी भी कंडीशन में ये जो उपचुनाव है इनमें जीत हासिल करनी है, क्योंकि ये सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है, बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि लगातार देखिए 2018 में जब बीजेपी को हार मिली, फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए और उसके बाद उनके साथ तमाम जो उनके समर्थक थे, उनके जो विधायक थे वो आए और फिर एक बड़ा हमने एक तरीके से विधानसभा चुनाव ही देखा 2020 में। तो ये जो स्थितियां बदली मध्य प्रदेश में, उसके बाद तो बीजेपी के अंदर जिस तरीके से कांग्रेसियों के आने का सिलसिला जारी रहा, ये बीजेपी के लिए सरदर्द बना है अभी भी कहीं ना कहीं। क्योंकि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता लंबे समय से बीजेपी के समर्थक रहे हैं, जो पदाधिकारी रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, चाहे वो हमने एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा दमोह उपचुनाव में, क्योंकि इसके पहले जब 27-28 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव हुआ था तो वो कंडीशन मजबूरी थी। बीजेपी का ये कहना था कि भाई हमें पहले उन्हें एडजस्ट करना है, जो पार्टी छोड़कर आ रहे हैं हमारे पास, वो सरकार बनवा रहे हैं। तो वो कंडीशन ठीक थी। लेकिन जब दमोह उपचुनाव हुआ तब राहुल लोधी छोड़कर आए थे कांग्रेस बीजेपी के अंदर, तो वही स्थितियां हमने देखी कि दमोह में किस तरीके से बीजेपी को अंतर्कलह का सामना करना पड़ा और आखिरकार बीजेपी को वहां हार मिली। जबकि जयंत मलैया जैसे बड़े दिग्गज नेता दमोह में मौजूद थे और यदि वो चाहते तो बीजेपी को निश्चित तौर पर वहां जीत मिलती। लेकिन चूंकि जयंत मलैया की टिकट की मांग कर रहे थे और हमने देखा दमोह उपचुनाव में उसके पहले कितनी ज्यादा खुलकर विवाद सामने आया था। जयंत मलैया और उनके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करके प्रत्यारोप लगाए थे। तो ये परिस्थितियां जो बिगड़ी वो अभी भी बिगड़ी हैं। बीजेपी इस बात से इनकार नहीं कर सकती या यूं खुले मंच पर नहीं कर सकती, लेकिन अंदरूनी मामले में बीजेपी इन चीजों से जूझ रही है कि जो बाहरी नेता आ रहे हैं पार्टी के अंदर, वो बाहरी नेता अंदरूनी नेताओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, या वो ये चाह रहे हैं कि हमने भी तो सालों से पार्टी के लिए काम किया, हमें अब मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये परेशानी बीजेपी के लिए इस उपचुनाव में भी देखी गई है, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे उन्हें कैसे एडजस्ट करेगी, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि हमें पहले उन्हें संतुष्ट करना है जो बाहर से आए हैं। तो ये तीनों विधानसभा चुनाव में ये परेशानी भी कहीं ना कहीं नजर आई और आगे चलकर भी आएगी। इसीलिए बीजेपी के लिए ये जो 3 विधानसभा सीटें हैं ये बाकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी कि यदि हार मिलेगी तो कहीं ना कहीं फिर आगे चलकर जो 2023 का लक्ष्य बीजेपी साथ के बैठी है वहां परेशानी आएगी और इससे केवल
कांग्रेस का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। कांग्रेस जिस तरीके से मुंह की खाई थी उपचुनाव में, इसके पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद, और कांग्रेस के अंदर ये बात लगातार लोग आ रहे थे कि जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, जो पदाधिकारी थे, वो खुश नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनी और सरकार बनने के बाद चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लेवल की हम बात कर लें कि वो नाराज चल रहे थे पार्टी के अंदर, तो यही स्थिति बाकी छोटे छोटे नेताओं कार्यकर्ताओं की भी थी। तो अब वो परिस्थिति बीजेपी के साथ बन गई है। तो ये अगर जीत कहीं ना कहीं बीजेपी जीत जाती है तो ठीक है, और यदि कहीं परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं आते तो फिर इससे कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वो आत्मविश्वास कांग्रेस का 2023 के लिए मजबूत बनाएगा उसे। इसीलिए ये जो चुनाव हुए हैं, ये तीनों विधानसभा सीटों को चुनाव हुए, एक लोकसभा सीट की बात करें, इनमें बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार प्रसार की कमान संभाली थी, लगातार 39 से ज्यादा सभाएं की, पूरी ताकत यहाँ पर छोड़ दी गई है दुर्गेश बीजेपी की तरफ से। अब ये देखना होगा क्या बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा बचा पाती है या नहीं। इस वक्त हमारे साथ निवाड़ी से सुधीर भी जुड़ गए हैं। सुधीर, निवाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की तैयारियां यहाँ पर आपको दिख रही है और कितना कड़ा मुकाबला यहाँ पर है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर काफी कड़ा मुकाबला है। भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला है, और अभी जो काउंटिंग है उसकी पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 7 टेबलें लगाई गई हैं, 7 टेबलें लगाई गई हैं, और कुल 22 राउंड होने हैं, और एक राउंड में करीब 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो भी पहुंच चुके हैं, और 8 बजे से सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू की जाएगी। उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। इसके बाद जो है वो काउंटिंग विधिवत रूप से चालू रहेगी, और करीब एक राउंड में 20 से 25 सेकंड का 25 मिनट का समय लगेगा। तो ये पूरा जो है वो 6 से 7 घंटे में पूरी काउंटिंग होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। फिलहाल जो समर्थक हैं और लोग हैं उनमें उत्सुकता काफी है, और जो प्रत्याशी है उनकी भी धड़कनें तेज बनी हुई हैं। और अभी जो मंदिर पहुंचे हैं कांग्रेस प्रत्याशी नितिन सिंह, सबसे पहले मंदिर गए, मंदिर के बाद वो वहां पे मतगणना केंद्र पर पहुंचे। 7 बजे के बाद जो है सभी को एंट्री वहां पे मिलेगी। अभी फिलहाल गेट जो है खुलते जा रहे हैं, और जो वैधिक पास है उसके द्वारा ही लोगों को एंट्री जो प्रत्याशी है और जो काउंटिंग में है उनको दी जा रही है। उसके बाद धीरे धीरे काउंटिंग शुरू होगी। 8 बजे से डाक मतपत्रों की गणना शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल, और हमारे साथ एक बार फिर से शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमने देखा कि कुछ सीटों पर पैराशूट कैंडिडेट भी उतारे गए हैं, और कहीं ना कहीं असंतोष है उन पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच, उन नेताओं के बीच जो काफी लंबे समय से काम कर रहे थे बीजेपी के अंदर, तो क्या उससे भी इस पर कुछ असर पड़ सकता है? क्या अंदरूनी जो हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक असंतोष की स्थिति बनी हुई थी, क्या उसका असर भी इन चुनावों पर दिखाई दे सकता है? देखिए, बिल्कुल ये मुद्दा सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है बीते कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, क्योंकि जब 28 सीटों पर उपचुनाव हुए उस समय आधी कांग्रेस अगर आप कहें या 40% कांग्रेस कहें कि वो सीधे बीजेपी में आ गई, और फिर उनको टिकट दिया गया। बड़े बड़े नाम थे, गौरीशंकर बिसेन थे, जयभान सिंह पवैया थे, जिनको भी हराया गया था, जिनके सामने तकरीबन 15-20 वर्षों से जो कांग्रेस के नेता टिके हुए थे, जो सबसे बड़े विरोधी थे, अब वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी से उन्हें टिकट दिया गया, अब वो नेता जीत भी गए। अब उसके आगे क्या होगा ये तो 23 में तय होगा। मगर उससे पहले इन सीटों पर भी अगर आप जोबट की बात करेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस की जो विधायक रही सुलोचना रावत, उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। इससे पहले का चुनाव वो निर्दलीय लड़ी थी, अच्छा वोट बैंक उनका था, और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा। मगर बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या बीजेपी को अपनी ही पार्टी में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, जो एक तरह से कांग्रेस से कैंडिडेट लाने पड़ रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बात को लेकर आरोप लगाती है कि खरीद फरोख्त की राजनीति जारी है। देखिए, सिर्फ कैंडिडेट नहीं बल्कि इस बार के चुनाव में भी हमने देखा कि एक विधायक कांग्रेस का बीजेपी में शामिल हुए। सचिन बिरला खंडवा लोकसभा क्षेत्र से गुर्जर समाज से आते हैं। गुर्जर समाज का तकरीबन 18% यहाँ पर वोट बैंक है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि इनके आने से भी फायदा हो सकता है, लिहाजा सचिन बिरला भी बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा कर रहे थे, उसी समय सचिन बिरला भी वहाँ पर रहे। यानी कि जो 28 विधायकों की हम बात कर रहे थे, ये बढ़ते बढ़ते उसके बाद दमोह का राहुल लोधी का उपचुनाव, और उसके बाद अब सचिन बिरला भी शामिल हो गए हैं। हो सकता है कि कुछ महीनों में सचिन बिरला की सीट पर भी, यानी बढ़वा सीट पर भी एक बार फिर से उपचुनाव हमें देखने को मिले, क्योंकि उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली है। अब सारी सीटों की अगर बात करेंगे तो सबसे हॉट सीट अगर कोई मानी गई है इस पूरे उपचुनाव की, तो वो खंडवा विवादों में
रही, लगातार खबरों में रही, और वो इसलिए क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान यहाँ से सांसद थे, उनका निधन हुआ, उसके बाद सीट खाली हुई। अब अरुण यादव यहाँ से 2009 से चुनाव लड़ते आ रहे थे, 2009 का वो चुनाव जीते, 2014 का चुनाव हारे और 2019 का चुनाव भी वो खंडवा लोकसभा से हार गए। उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं कि अब नंदू भैया चूंकि अब हमारे बीच नहीं है, हो सकता है कि नंदू भैया के बाद अगर कोई कैंडिडेट लोग चुने तो वो अरुण यादव हो सकते हैं। मगर 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आखिर में अरुण यादव ने एक तरह से चुनाव के 20-25 दिन पहले जो हैं वो अपना नाम वापस ले लिया, कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी तक बीजेपी की ओर से भी आप देखें तो हर्ष चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा था, नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे का। अब अरुण यादव ने नहीं चुनाव इनकार किया। राजनारायण सिंह 70 वर्ष के हैं, उन्हें 3 विधायक भी रहे हैं, उन्हें टिकट दिया पार्टी ने। बीजेपी की ओर से आप देखिए कि जो हर्ष कुमार चौहान का नाम चल रहा था, जो अर्चना चिटनिस का नाम चल रहा था चर्चा में कि इन्हें टिकट दिया जा सकता है, दोनों के ही नाम जो हैं वो हटा दिए गए और एक ऐसा नाम लाया गया जो चर्चा में नहीं था, ज्ञानेश्वर पाटिल, जो कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, सीधे लोकसभा में उनकी एंट्री हुई। अब ये मुकाबला जो है वो कड़ा हो गया, यानी कि एक तरफ जो ओबीसी वर्ग को लेकर राजनीति हो रही थी उसको लेकर हमने देखा कि बीजेपी ने अपना ओबीसी कैंडिडेट ज्ञानेश्वर पाटिल दे दिया, तो वहीं दूसरी ओर चूंकि ये जनरल सीट है, ठाकुर समाज का भी यहाँ पर अपना एक अच्छा वर्चस्व है, अच्छा वोट बैंक है, लिहाजा कांग्रेस ने सामान्य सीट से राजनारायण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। अब दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है, हालांकि दोनों ही प्रत्याशियों को कम समय मिला। उन्होंने कहा कि जैसा पार्टी का आदेश रहा वैसा हमने किया। सबसे ज़्यादा सभाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा क्षेत्र यानी खंडवा में ही की। दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर प्रचार करने गए। तकरीबन 20 मंत्री जो हैं वो खंडवा में प्रचार प्रसार करने गए। कांग्रेस की ओर से तकरीबन 10 पूर्व मंत्री गए। और आप देखिए कि अगर स्टार प्रचारक भी आए, यानी कि अगर आप सचिन पायलट की भी बात करेंगे तो वो भी खंडवा लोकसभा क्षेत्र में ही आए। 27 तारीख जब आखिरी दिन प्रचार प्रसार का था, क्योंकि गुज्जर वोट बैंक यहाँ पर ज़्यादा है, लिहाजा कांग्रेस को लगा कि सचिन पायलट के आने से हमें फ़ायदा मिलेगा। 27 तारीख को शाम 5 बजे प्रचार प्रसार बंद होना था, मगर उससे पहले ही सचिन पायलट ने भी 3 सभाएं की। अब देखिए एक एंगल इसमें इस चुनाव में एक खास बात ये भी है, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी या जितने जनप्रतिनिधि थे उनका निधन कोरोना से हुआ था और ज़्यादातर दूसरी लहर में ही सभी का निधन हुआ। तो ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क या कहें कि बड़ा सवाल इसको लेकर ये था कि क्या जनता सरकार के जो दूसरी लहर में कामकाज किया गया, व्यवस्थाएं थी, उससे संतुष्ट है, और कहीं ना कहीं अगर संतुष्ट होगी तो वो बीजेपी का बटन दबाएगी, कमल का फूल दबाएगी। बिल्कुल शुभम, बहुत स्थिति साफ हो जाएगी और आगामी 2023 के लिए भी कहीं ना कहीं एक भूमिका जरूर बनेगी कि आखिर किस तरह से पार्टी काम कर रही है या फिर कितना काम करना और बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए।